हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई लॉज ऑफ मोशन। जो 11th क्लास के लिए अब हमारे पास थर्ड यूनिट है, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में टर्म आती है फोर्स। फोर्स क्या बताया आपको, सभी को पता है ये क्या होता है कि इट इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, विच अराइज, जो क्या करता है, which arise to give it in motion, to give it in motion or state rest। और क्या करता है उसको, या तो रेस्ट में रहने दे या फिर उसको किसमें, मोशन में रहने दे, तो वो आपके पास फोर्स होता है। अब भाई फोर्स के हिसाब से अगर हम बात करें, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, एक गैलीलियो गैलीली लॉ आया। उसने क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। ठीक है, गैलीलियो ने ये कंसेप्ट दिया। अब उसी के हिसाब पे फिर न्यूटन आया। न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। आप सभी को पता है ना न्यूटन के 3 लॉ। न्यूटन ने लॉ दिया पहला, सेम एज इट इज, जिसको बोला गया भाई इनर्शिया। क्या बोला गया, इनर्शिया। अब इनर्शिया का जो ये मेरे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में, और मोशन में है तो मोशन में। विच राइज इनर्शिया, जो कि क्या बनाता है, इनर्शिया बनाता है। इनर्शिया भी तीन टाइप का बताया भाई। क्या बताया, इनर्शिया बताया 3 टाइप का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब बताया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि भाई अगर मैं कपड़ा लेता हूं और कपड़े के ऊपर मैं अगर किसी लकड़ी से उसको बीट करता हूं तो वहां पे जो अब लकड़ी और कपड़ा तो आगे मोशन में, बट जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो किसमें, रेस्ट में है, तो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे आप, या फिर दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि आप किसी ब्रांच से, मतलब किसी टहनी को हिलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, टहनी को हिलाने के बाद जब वो हिलाते हैं तो वहां पे जो इनर्शिया ऑफ मोशन, जो टहनी आ रही है वो किसमें आ रही है, इनर्शिया ऑफ मोशन में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करूं कि जब तक आपने कोई फोर्स अप्लाइड नहीं किया तो आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बस में बैठे हो, अगर कोई घुमावदार रोड है तो उसी के डायरेक्शन, या फिर कोई बाइकर्स होते हैं, जो बाइकर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा जो बाइक स्टंट करते हैं, वो बिल्कुल अपनी मूवमेंट डायरेक्शन को घुमा देते हैं, तो वो आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के ऊपर। या फिर जैसे अपने एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मौत का कुआं नाम का खेल होता है भाई, उसमें क्या होता है, बाइकर्स होते हैं वो राउंड राउंड घूमते हैं, तो वो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन का सेकंड लॉ, अब जो मेन बताया वो क्या बताया, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बताया, न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बताया, उसने ये कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। उसने क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि रेट का मतलब टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, अब अगर मैं स्मॉल क्वांटिटी, अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, क्या करता हूं, स्मॉल क्वांटिटी के लिए लेता हूं, तो स्मॉल क्वांटिटी के लिए मान लिया कि डेल पी अपॉन में डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स हो गया, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब स्मॉल अमाउंट के लिए था। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अब मैं यहाँ पे इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं। इट मींस डेल पी अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू में, यहाँ पे मैंने कोई कांस्टेंट पुट कर दिया, ये सॉरी कांस्टेंट आपको इधर पुट करना है, मींस के पुट कर दिया, इज इक्वल टू में एफ। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने कोई कांस्टेंट यूज किया के। अब यहाँ पे ये बचा, अब ये इस डेल का मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका डेरिवेशन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, डेरिवेशन मींस डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए स्मॉल अमाउंट के लिए डी यूनिट मानता हूँ, मींस के डी पी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में हो गया भाई फोर्स के बराबर। अब ये कि मेरे को पता है कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये मेरे पास आ गई वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां से मेरे पास क्या बचा, दैट एफ इज इक्वल टू में के डी पी अपॉन में डी टी, यही बचा भाई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मेरे को ये पता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या बताया, मोमेंटम होता है दैट इज मास इनटू में वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, दैट एफ इज इक्वल टू में के डी बाई डी टी, क्या बचा, एम वी, यही बचा। मास के ऊपर तो होगा नहीं क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब मास का डेरिवेशन होता नहीं है, मैं इसको बाहर लेता हूं, देन एफ इज इक्वल टू में के
m मैंने बाहर ले लिया, m बाहर हो गया, बच गया क्या d/dt और साथ में क्या बच गया v। अब dv/dt का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज करता हूं तो क्या आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आता है। इट मींस f इज इक्वल टू में kma, ये बताया आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ, दैट इज f इज इक्वल टू k की वैल्यू को 1 पुट करता हूं, देन f इज इक्वल टू में ma इज द न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये आपके पास क्या बताया न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है भाई, मींस दूसरे टर्म में बोलूं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन, जो मास और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलता हूं भाई फोर्स। क्लियर है। अब भाई कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं क्या कि हमने पढ़ा कि f इज इक्वल टू में अभी पढ़ा था हमने कि d/dt ऑफ किसका mv पढ़ा है अभी। ठीक है, f इज इक्वल टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसको अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो डेरिवेटिव अलग अलग हो सकता है। इट मींस अगर फर्स्ट टर्म में लिखूं देन f इज इक्वल टू में मैं यहां से मास मेरे पास क्या है, अब ये फर्स्ट टर्म है, डेरिवेशन भाई इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो अगर मल्टीप्लिकेशन में तो फर्स्ट एक बार फर्स्ट आगे आ जाएगा, दूसरे का डेरिवेटिव, एक बार सेकंड आगे आ जाएगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट एज इट इज लिख लिया, फर्स्ट एज इट इज लिख लिया, किसका डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव dv/dt, प्लस में मल्टीप्लाई है तो प्लस में करूंगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। अब सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का सेकंड एज इट इज लिख लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज dm/dt। क्लियर है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बची। अब यहां पे ये बताने की क्यों जरूरत पड़ी, ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अब क्या कर दे भाई कि अगर मैं ये बोलूं कि मास को कर दिया कांस्टेंट, कि इफ मास इज कांस्टेंट, अगर उस मास को क्या कर देता हूं कांस्टेंट कर देता हूं, देन क्या बनेगा, देन बनेगा f इज इक्वल टू में, अब मास को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, मास को कांस्टेंट कर दिया तो इक्वेशन के हिसाब से मास को कांस्टेंट किया, तो मास को कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पे dm/dt की वैल्यू को कर दे रहा हूं जीरो पुट, क्या कर रहा हूं dm/dt की वैल्यू को जीरो, ये जीरो किया तो ये भी जीरो हो गया, सिर्फ क्या बचा mdv/dt, तो मेरे पास फोर्स बचा सिर्फ mdv/dt, जो कि मेरे पास फोर्स ही बनता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। दूसरा, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर अब मैं क्या कर दूं, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट कर दी किसी भी ऑब्जेक्ट की, देन क्या बनेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट करते ही dv/dt इज इक्वल टू में जीरो, dv/dt करते ही वैल्यू होगी जीरो। अब ये वैल्यू जीरो, ये भी जीरो, तो सिर्फ फोर्स क्या बचेगा, देन फोर्स इज इक्वल टू में vdm/dt। तो ये आपके पास दो सिचुएशंस हैं, इनको याद रखना भाई। ये इसलिए बताया क्योंकि इंपोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, कई बार वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता है और कई बार मास को कांस्टेंट कर देता है, तो आपके पास ये टर्म बनती है। क्लियर है। अब भाई एसआई यूनिट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, एसआई यूनिट की। अभी हमने बताया दैट F इज इक्वल टू में ma मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो किसमें होगा किलोग्राम में, एक्सेलरेशन किसमें होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो भाई आप अर्लियर वीडियोस में जाके देख कर सकते हैं। देन मेरे पास इसकी इसी टर्म को बताया गया भाई, साइंटिस्ट ने अपने नाम के ऊपर नाम रख लिया, दैट इज न्यूटन, जिसको कैपिटल N से डिनोट किया गया। ये तो है एसआई यूनिट। अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट की मैं बात करता हूं तो मास तो किसमें हो जाएगा ग्राम में, और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर की जगह क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी टर्म को भाई सीजीएस यूनिट में बोला गया डाइन, क्या बोला गया भाई डाइन। अब एक आपके पास टर्म पूछता है कई बार क्या कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन के बराबर होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन के बराबर। अगर इन दोनों का करता हूं तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 2, तो कितना हो गया 10 की पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन के बराबर। अगर ये आपने कन्वर्जन देखना है तो आप अर्ली वीडियोज में जाके दे सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस में भाई, ठीक है। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अब एक टर्म और पूछ सकता है कि भैया आपके पास क्या कि 1 किलोग्राम वेट की वैल्यू को पूछे। अब 1 किलोग्राम वेट का मतलब मैं क्या बात करूं, वेट का मतलब दूसरी टर्म में मैं बोल सकता हूं भाई फोर्स। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या बताया मास इनटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मींस वेट क्या होता है मास इनटू में ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी, तो दोनों टर्म आपस में बराबर है। तो 1 किलोग्राम वेट की वैल्यू को आप लिख सकते हो क्या कि अब 1 किलोग्राम तो है 1 किलोग्राम इनटू में वेट,
अगर मैं वेट mg की बात करता हूं, मतलब अगर यहां से मास की बात होगा, वेट की मैं बात करता हूं तो कितना होता है 9.8। जो मेरे पास जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगता है वो कितना लगता है 9.8 न्यूटन। और वेट की फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन। अब 1 किलोग्राम इंटू में 9.8 दैट इज 9.8 न्यूटन। सीजीएस यूनिट में बात करूं, सीजीएस यूनिट में ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 ग्राम वेट। 1 ग्राम वेट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम में, तो क्या होगा 1 ग्राम इंटू में 9.8, या फिर मैं बात करूं कि अगर मैं सीजीएस यूनिट में बात कर रहा हूं तो 989 होता है भाई, इज इक्वल टू में 980 डाइन के बराबर वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स पूछेगा तो 9.8, और 1 ग्राम वेट पूछेगा या 1 ग्राम फोर्स पूछेगा तो 980 डाइन के बराबर। ये आपके पास था न्यूटन के बारे में, ठीक है। अब भाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कनेक्टेड मोशन। क्या आता है भाई कनेक्टेड मोशन। अब इसके लिए क्या करते हैं भाई, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब आपको बताऊं कि कनेक्टेड मोशन का किस तरह का एग्जांपल बताऊं, कि आपके पास जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो बड़े बुड्ढे होते थे वो क्या होते थे कि कुएं पे पानी लेने के लिए जाते थे, तो वहां पे क्या होता था एक रस्सी को नीचे डाल के पानी को खींचते थे। अब वो वही सेम चीज क्या होता है कनेक्टेड मोशन। कैसे भाई, कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कंसिडर 2 बॉडीज कर रहा हूँ भाई, 2 बॉडीज मान ली मैंने, मान लिया भाई ये 2 बॉडीज मान ली मैंने, एक मान लिया m1, एक मान लिया m2 मासेस। कंसीडर 2 बॉडीज ऑफ मास m1 एंड मास m2 विद एक्सेलरेशन। अब जो उनके पास जो फोर्स लगेगा, अब एक तो लगेगा टेंशन, क्या लगेगा भाई टेंशन। टेंशन किस वजह से लगा है, इस टेंशन, इस टी का मतलब है भाई टेंशन, इस टेंशन का मतलब दूसरे अगर मैं बात करूं तो फोर्स ही होता है। टेंशन का मतलब क्या बताया फोर्स। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये क्या है, ये भाई एक पुली, इसको मैं क्या बोलूं भाई, ये कोई है पुली जिसके ऊपर से ये मासेस घूम रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है ये एक मान ली भाई एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब बहुत पतली स्ट्रिंग है जिसका मैं मतलब कोई भी मास से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये भी टेंशन ऊपर की तरफ एक्सर्ट करेगा क्योंकि पुली की तरफ जाएगा, क्लियर है। अब मान लिया ये मोशन इस तरफ से हो रहा है भाई, ऐसे हो रहा है क्योंकि इस तरफ होगा क्योंकि ये जो मास नीचे है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, इसका एक्सेलरेशन तो कहां जा रहा है क्योंकि ये मास ऊपर आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन तो कहां गया ऊपर की तरफ। ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में आ रहा है क्योंकि ये मास मतलब हैवियर है तो इसका मास मैंने इसका जो एक्सेलरेशन आ गया वो ए मान लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे कंडीशन ये कह रहा हूं कि मान लिया कि m1 इज ग्रेटर देन m2, कि मास जो मेरे पास है वो m1 बड़ा है m2 छोटा है। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट केस की बात करूं, चलो जी अब ये तो मेरे पास टेंशन हो गया, एक्सेलरेशन हो। अगर मैं यहाँ पे ये जो मास है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई, मान लो कि मैंने कुछ रस्सी से बांध के इस ऑब्जेक्ट को नीचे लटका दिया, ऊपर टेंशन लग रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, मान लो भारी था, बट नीचे जब अब फोर्स एक क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलता हूं। अब नीचे क्या हो रहा है, ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है। अब ग्रेविटी एक्सर्ट करेगी तो मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, वेट। अब इस ऑब्जेक्ट का वेट तो क्या आएगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, वेट क्या होता है मास इनटू में ग्रेविटी। मास है m1 इनटू में ग्रेविटी आ गई जी, ग्रेविटी तो सेम रहेगी। इसके लिए कितना रहेगा, इसके लिए भी वही रहेगा, डाउनवर्ड में रहेगा क्योंकि अर्थ की तरफ ही खींचेगा। इसका मास हो गया m2, ग्रेविटी आ गई जी, क्लियर है भाई। अब ये समझ आया। अब यहां से देखता हूं फॉर फर्स्ट केस। अब मान लिया कि फर्स्ट केस के लिए बात करता हूं भाई, क्या फर्स्ट केस किसके लिए, कि मान लिया अगर मैं मास m1 फॉर फर्स्ट केस फॉर मास m1। अब m1 के लिए अगर मैं बात करता हूं, इसके लिए मास m1 के लिए हैवियर बॉडी, जिसको मैं बोलूं कि हैवियर बॉडी के लिए अगर बात करता हूं। अब एक चीज हमने पढ़ा हुआ है भाई, सिंपल सी टर्म पढ़ी हुई है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती चीजें तो वो क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है। अब अगर यहां से देखूं तो वेट भी और एक्सेलरेशन भी, मतलब फोर्स, उस ऑब्जेक्ट का फोर्स। अब इस ऑब्जेक्ट का फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, जो कि क्या बना, मास इनटू एक्सेलरेशन बन गया आपके पास m1a। इसका भी फोर्स, इसका फोर्स क्या बना, मास इनटू एक्सेलरेशन m2a, ठीक है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये a नहीं है भाई, ये सिर्फ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की तरफ लगा है, तो ये फोर्स जो लगा तो फोर्स क्या लगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। इसका फोर्स लगा मास इनटू में एक्सेलरेशन अपवर्ड की तरफ। अब अगर मैं मास m1 हैवियर बॉडी के लिए अगर बात करता हूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि सेम चीजें एक दूसरे को नेगेटिव। अब मैं सेम देखता हूं, वेट भी डाउनवर्ड में है,
एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में है, दोनों चीजें नेगेटिव होंगी, दोनों चीजें नेगेटिव, और किसके बराबर, टेंशन के बराबर। जो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि स्प्रिंग को मतलब वहां पे एक जगह रख रहा है, वो क्या है, टेंशन। तो मेरे पास क्या बना, फोर मासेज M1G माइनस में M1A इज इक्वल टू में किसके बराबर है, आउटपुट सिर्फ एक है, टेंशन के बराबर, T के बराबर। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं क्या करूं भाई, अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन के टर्म को निकाल लूं, यहां से क्या निकाल लूं, एक्सेलरेशन के टर्म को एक तरफ कर लेता हूं, तो एक्सेलरेशन के टर्म को उधर लेके जाऊं और T को इधर ले आता हूं, तो क्या बना, M1G, T को इधर लेके आया, माइनस का हो गया, एक्सेलरेशन उधर गया, जो फोर्स मेरे पास था वो बन गया M1A। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है। अब मैं बात करता हूं 4 मास M2, जो कि मेरे पास क्या है, 4 मास M2, जो कि मेरे पास क्या है, जो कि क्या है, लाइटर बॉडी, जो कि क्या है, लाइटर बॉडी, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, दो डायरेक्शन सेम कौन कौन सी है, टेंशन और फोर्स, टेंशन और फोर्स। मैं बात करता हूं कि टेंशन माइनस में, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, फोर्स मेरे पास है M2A इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड में वेट एग्जर्ट कर रहा है, डाउनवर्ड में वेट एग्जर्ट किया M2G। बट यहां पे अगर मैं फोर्स को उस तरफ लेके आऊंगा तो ये इधर आएगा, देन T माइनस में वेट इधर आ गया, M2G इज इक्वल टू में एक्सेलरेशन उधर चला गया, M2A पॉजिटिव का हो गया। इसको मान लिया भाई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी दो कनेक्टेड मोशन होते हैं, कोई भी कनेक्टेड मोशन में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, अगर वहां पे आपको निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं भाई, बोथ ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। मींस क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे लिखो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है। अब भाई इक्वेशन को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये तो क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, यहां से बचा आपके पास M1G माइनस में M2G इज इक्वल टू में M1A प्लस में M2A। ये इक्वेशन बची आपके पास। मेरे को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। यहां से ग्रेविटी कॉमन ले लूं, इट मींस M1 माइनस में M2, ग्रेविटी मैंने कॉमन ले ली, इज इक्वल टू में, यहां से अगर एक्सेलरेशन कॉमन ले लूं, देन M1 प्लस में M2। निकालना क्या था, एक्सेलरेशन निकालना था, एक्सेलरेशन, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, देन G M1 माइनस में M2 अपॉन में, ये आपके पास आ गया M1 प्लस में M2। ये है आपके पास, अगर किसी भी कनेक्टेड मोशन में दो ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन हो और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ, तो वहां से एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। ठीक है भाई। अब यहां से आपके पास पूछ ले कि टेंशन निकालना है, क्या पूछे कि फाइंड द टेंशन। अब यहां से टेंशन निकालना है, जो मैंने बताया जो फोर्स होता है वही निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड कर देता हूं। मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड करने के बाद इक्वेशन क्या बचेगी, डिवाइड करने के बाद M1G माइनस में T अपॉन में T माइनस में M2G इज इक्वल टू में, यहां पे बचेगा M1A अपॉन में M2A। ठीक है। सिर्फ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो रहा है, अगर टेंशन निकालना है। अब इसको यहां मल्टीप्लाई करता हूं और इसको वहां मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बनी M1 M2G माइनस में TM2 इज इक्वल टू में, ये वहां जाएगा TM1 माइनस में M1 M2G। बनी भाई आपके पास इक्वेशन। अब M1 M2G और ये इधर माइनस का M1 M2G, इसको इधर एक लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, एक और एक दो, तो आपके पास बचा 2M1 M2G, एक ये था, एक ये हो गया, इधर आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू, इस टेंशन को उधर लेके जाता हूं, देन TM1 प्लस में ये उधर जाके प्लस का हो गया, TM2 हो गया। भाई टेंशन निकालना है तो यहां से बचा 2M1 M2G इज इक्वल टू में, टेंशन मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया TM1 प्लस M2, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया हूं, देन टेंशन इज इक्वल टू में
2m1m2g अपॉन में m1 प्लस में m2। इसको आप यहां से टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कनेक्टेड मोशन कंप्लीट होता है। अगर एग्जामिनर पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन निकालना है कनेक्टेड मोशन का, और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि टेंशन निकालना है, तो आप इस तरीके से उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। और ये आपके लिए मतलब फॉर द पेपर के लिए भी आपके पास बहुत अच्छा टॉपिक है। सो बी केयरफुल। थैंक यू।